रात के सन्नाटे में जब आग की लपटें धीमी पड़ जाती हैं और हर आवाज़ अजनबी लगने लगती है, तब वो आता है। आधा इंसान आधा बकरा, लाल जलती आंखें और एक भयानक आवाज़। लोग उसे कहते हैं गोटमैन। कहते हैं जो भी उसे देख ले वो जंगल से कभी वापस नहीं आ पाता। कैंपिंग करने वाले लोग जो मज़े और रोमांच के लिए जंगल में जाते हैं अक्सर उसका शिकार बन जाते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक गोटमैन के बारे में है। एक खूंखार गोटमैन जो अक्सर रात को जंगलों में घूमता है और कैंपिंग करने वालों पर हमला करता है। आइए सुनते हैं ये कहानी। शाम ढलते ही आसमान में पूर्णिमा का विशाल चांद उभर आया। उसकी रोशनी बर्फ पर गिरकर एक डरावनी चमक पैदा कर रही थी। जोरावर, जो कि एक बुजुर्ग थे, अपने पोते के साथ आज कैंपिंग के लिए आए थे। जोरावर ने एक छोटी सी जगह चुनी और वहाँ तंबू लगाना शुरू किया। उन्होंने अपने पोते आरव से कहा, बेटा, आज की रात सामान्य नहीं है। अलास्का किंग जंगलों में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनका जिक्र किताबों में भी नहीं मिलता। जैसे वे तंबू के अंदर जाने लगे, दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। टिंग 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 टिंग। ये किसी पुरानी घंटी की आवाज़ थी जो ठंडी हवाओं के साथ तैरती हुई आ रही थी। आरव ठिठक गया। दादाजी, इस निर्जन जंगल में घंटी कौन बजा रहा होगा? उसने फुसफुसाते हुए दादाजी से पूछा। जोरावर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत आरव को तंबू के अंदर धकेल दिया। तंबू के अंदर लालटेन की धीमी रोशनी में जोरावर ने अपनी कमर से एक मखमली थैली निकाली। उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक चमकती हुई ग्रे रंग की राख थी। उन्होंने कहा, यह जादुई राख है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार की रक्षा करती आई है। बाहर शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, गोटमैन घूम रहा है। आधा इंसान आधा बकरा। वो इंसानों की नकल करता है और उन्हें मार देता है। जोरावर तंबू के द्वार पर नीचे बैठ गए और सावधानी से तंबू के चारों ओर उस जादुई राख का एक घेरा बनाने लगे। आरव ने तंबू के एक छोटे से छेद से बाहर झांका। उसे पेड़ों के पीछे एक लंबी परछाई हिलती हुई दिखी। वो आकृति इंसानों की तरह खड़ी थी, लेकिन उसके सिर पर टेढ़े मेढ़े सींग थे और उसके पैर बकरे जैसे खुरों वाले थे। जोरावर ने राख का घेरा पूरा कर लिया था और अंदर आ गया था। अचानक घंटी की आवाज़ बहुत करीब आ गई। तंबू की दीवार पर किसी भारी चीज़ के रगड़ने की आवाज़ आई। आरव की सांसें थम गईं। उसे लगा जैसे कोई तंबू के बाहर खड़ा होकर उसे सूंघ रहा हो। जोरावर ने आरव का हाथ थाम लिया। चुप रहो आरव, उसे अंदर आने का रास्ता नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने धीमी आवाज़ में चेतावनी दी। बाहर से एक भारी घरघराहट भरी आवाज़ आई। आरव, बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। वो आवाज़ बिल्कुल आरव के पिता जैसी थी, लेकिन उसमें एक जानवर जैसी क्रूरता थी। आरव कांपने लगा। उसका मन हुआ कि वो बाहर जाकर ये देखे कि कौन है, लेकिन जोरावर ने उसे कसकर पकड़ लिया। सुनो बेटे, ये गोटमैन है। वो तुम्हारी प्रियजनों की आवाज़ की नकल कर रहा है। जोरावर ने फुसफुसाते हुए अपने पोते को कहा। वो प्राणी अब तंबू के ठीक बाहर था। राख का घेरा एक नीली चमक के साथ जलने लगा था। गोटमैन ने जैसे ही उस घेरे को पार करने की कोशिश की, एक चिंगारी उठी और वो भयानक तरीके से चिल्ला उठा। वो चिल्लाहट किसी बकरे की मिमियाहट और इंसान की चीख का मिश्रण थी। आरव ने हिम्मत करके जिप को थोड़ा और नीचे किया और उस राक्षस का चेहरा देखा। उसने देखा गोटमैन का चेहरा भयानक था। उसकी नाक इंसान की थी, लेकिन उसका जबड़ा बकरे जैसा लंबा और दांत नोकीले थे। वो गुस्से में तंबू के चारों ओर नाचने लगा, बड़े ही भयानक तरीके से। उसके गले में लटकी पीतल की घंटी पागलपन की हद तक बज रही थी। उसने बार बार राख के घेरे पर हमला किया, लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे पटक दिया। आरव और जोरावर बस अपनी जान बचाने की पूरी प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वह जीव वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। वो लगातार तंबू के चारों ओर चक्कर लगाता जा रहा था और चिल्ला रहा था जैसे उनको एक चैलेंज कर रहा हो। लेकिन दादा और पोता दोनों बहुत समझदार थे। वो अपने तंबू से बिल्कुल बाहर नहीं निकले। अब पूरी रात दहशत में गुजरी। जैसे ही भोर की पहली किरण बर्फीले पेड़ों के बीच से आई, वो घंटी की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती चली गई। जोरावर ने बाहर निकल के देखा, राख का घेरा अब काला पड़ चुका था और बर्फ पर बकरे के खुरों के अनगिनत निशान थे जो गहरे जंगल की ओर भी जा रहे थे। आरव ने राहत की सांस ली। तभी जोरावर यानी कि दादाजी ने उससे कहा कि अब वो और उसका पोता कभी भी यहाँ पर कैंपिंग पे नहीं आएंगे।
डियर फ्रेंड्स, अब अगली कहानी। साल 1925 की एक कड़कड़ाती रात थी। हिमालय की चोटियों पर चांदनी बर्फ की चादर की तरह लिपटी हुई थी। जेमू ग्लेशियर के पास सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे जाए। स्थानीय लेप्चा गाइड निग्यांग अपने भारी जूतों से बर्फ को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। वो जानता था कि ये पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उतने खतरनाक भी। निग्यांग के पीछे ब्रिटिश फौजी दल का सदस्य हेनरी चल रहा था। निग्यांग अचानक रुका और धीमी आवाज़ में फुसफुसाया, साहब आगे मत जाइए। लेप्चा लोग इन्हें ग्लेशियर देवता कहते हैं। वो इस ज़मीन के रक्षक हैं और आज रात वे जाग रहे हैं। हेनरी ने उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी और एक भारीपन महसूस होने का दबाव भी था। अचानक तेज हवाओं के बीच एक आवाज़ गूंजी, भारी। यह आवाज़ किसी जानवर की गर्जना नहीं थी, बल्कि हवा को चीरती हुई एक रहस्यमयी फुफकार जैसी थी। हेनरी का शरीर जम गया। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी केवल चंद कदम दूर की बर्फ को ही दिखा पा रही थी। वो आवाज़ पास आती जा रही थी, जैसे कोई विशालकाय जीव बर्फ पर सरक रहा हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें ग्लेशियर पर पड़ी तो उन्हें वो मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। बर्फ पर पैरों के निशान थे, इतने बड़े कि किसी इंसान के होने का सवाल ही नहीं उठता था। पैरों के अंगूठे के निशान स्पष्ट थे और वे सीधे खड़ी ढलान की ओर जा रहे थे। निग्यांग ने कांपते हाथों से अपनी पूजा की माला पकड़ ली और कहा, ये कोंगलोलो है, हिम मानव, और ये बहुत ही बड़ा और भयानक है। फिर हेनरी ने ऊपर देखा और उसे कुछ दिखाई दिया। एक विशालकाय परछाई लगभग 9 से 10 फीट ऊंची दूर की बर्फीली चोटी पर खड़ी थी। उसकी देह पर लाल भूरे घने बाल थे। वो कुछ सेकंड के लिए रुका। उसकी चमकती आंखें सीधे हेनरी को देख रही थीं और फिर वह एक पल में उछल हो गया। 1925 की इस घटना ने दुनिया को यति के अस्तित्व की पहली वास्तविक डरावनी झलक दे दी थी। फिर समय बीतता गया और साल आया 1954। यति की खोज के लिए एक नया वैज्ञानिक दल हिमालय पहुंचा। युवा शोधकर्ता सुहानी इस बार पुख्ता सबूत जुटाने के इरादे से आई थी। उसके पास एक पुरानी फाइल थी जिसमें 1925 के अनुभवों का जिक्र था। वह उसी जेमू ग्लेशियर के पास के ऊंचे दर्रे की खाक छान रही थी, जहां पहले भी रहस्यमयी आवाज़ें और पदचिन्ह दिखाई दिए थे। अभियान के दौरान सुहानी को एक पुरानी गुफा के पास जमे हुए कुछ धब्बे मिले और कुछ अजीब से बाल मिले। ये बाल ना तो भालू के थे और ना ही किसी जाने पहचाने लंगूर के। वह रूखे, लाल भूरे और बहुत मजबूत थे। जब उसने उन बालों को अपनी उंगलियों से छुआ तो उसे एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। उस रात सुहानी के कैंप के बाहर फिर वही भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, कुछ सड़ने की जैसी। सुहानी ने हिम्मत जुटाकर तंबू का जिप खोला। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे अंधेरे में छिपकर देख रहा है। बेचारी वो अकेली थी और प्रकृति का वो रहस्य उसके ठीक सामने था। और फिर अचानक एक भारी हाथ तंबू की बाहरी दीवार पर पड़ा। सुहानी ने देखा कि कपड़े पर एक विशालकाय पंजे की आकृति उभर आई है। वो वहीं रुक गई। अब वो बहुत बुरी तरह डर गई थी। वो परछाई धीमी गति से आगे बढ़ी और वही भारी हुर्राने की आवाज़, और फिर वो आवाज़ और वो आकृति धुंध में कहीं गायब हो गई। 1954 की जांच में वो बाल किसी ज्ञात प्रजाति से मेल नहीं खाए और रहस्य और भी ज़्यादा गहरा गया। आज भी जब हिमालय में पूर्णिमा की रात होती है, लेप्चा लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और घरों में ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जेमू ग्लेशियर के उस पार ग्लेशियर देवता आज भी घूमते हैं। वैज्ञानिक शायद इसे एक भ्रांति कहें, लेकिन उन बर्फीली चोटियों के बीच वो भारी आवाज़ें और वो पदचिन्ह इस बात के गवाह हैं कि कुछ रहस्य आज भी वहाँ मौजूद हैं। डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानियाँ जंगल का साया और हिमालय का राक्षस। ये दोनों कहानियाँ आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ वो हाइप बटन प्रेस करना ना भूलें। आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।